नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा, आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में स्वागत करता हूं। कल हमने अध्ययन किया श्री गोविंद वल्लभ पंत के कृतित्व व व्यक्तित्व का परिचय और उन्हीं के द्वारा लिखित एकांकी विष कन्या का आज हम अध्ययन करेंगे। विष कन्या के बारे में आपको बताया तत्कालीन राजपूत समाज या सामाजिक व्यवस्थाओं में किस प्रकार विष कन्याओं को तैयार किया जाता था। सर्वप्रथम पात्र परिचय के रूप में देखते हैं चंद्र विजय, जो कि विजेता राजा है, अपराजिता विजित पक्ष की कन्या है, और पहला और दूसरा सेनापति जो कि चंद्र विजय के सेनापति है, और एक सैनिक। स्थान पराजित शत्रु से छीने गए दुर्ग के प्रासाद में एक सुसज्जित शयनागार। समय संध्या। खुले वातायन के पास एक सुंदर सैया बिछी हुई है और एक पिंजरे में बंद एक कपूत लटक रहा है। महाराज चंद्र विजय के दो सेनापति प्रवेश करते हैं। उक्त एकांकी को पूर्व में अध्ययन हेतु मैंने आपको इसको शिक्षण सामग्री के लिए भेजा था। अब इसको हम सारांश रूप में समझने का प्रयत्न करते हैं कि जब शत्रु पक्ष का दुर्ग विजित किया हो और उसी दुर्ग में रहना हो, ऐसी स्थिति में शत्रु पक्ष के दोनों ही प्रतिभाशाली और समझदार सेनापति, प्रथम व द्वितीय, जिनको संबोधित किया गया है, दोनों ही सेनापति आपसी वार्तालाप कहते हैं और कहते हैं इस दुर्ग को जीतने में हमें बहुत समय लगा, लेकिन ये विजय बहुमूल्य है। और लेकिन एक सेनापति कहता है सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इस दुर्ग का जो स्वामी था, इस दुर्ग का जो महाराज था, वह हमें प्राप्त नहीं हुआ, न जिंदा न मृतक। ऐसी स्थिति में हम क्या माने? क्या वह गुप्त सुरंग से किसी सुरक्षित स्थान के लिए निकल गया? क्या राजा का कोई अंतःपुर है? क्या महाराज के साथ साथ अंतःपुर की सभी महिलाएं भी भगी गई? ऐसे में वार्तालाप चल रहा है। फिर चंद्र विजय के विश्राम के लिए, जो कि इस दुर्ग के विजेता हुए हैं, कौन सा उपयुक्त रहे? ऐसे में उन्होंने एक प्रकोष्ठ का चयन किया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रकोष्ठ की सावधानी और सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वो दुर्ग का एक एक कोना छान डालते हैं, ईंट से ईंट बजा लेते हैं, किसी प्रकार का कोई संदेश उन्हें नहीं दिखाई देता। लेकिन दूसरा सेनापति अपने संदेह व्यक्त करता हुआ कहता है ये ब्रजकूटवासी विश्वकर्मा का निर्माण बताकर अपने स्थापत्य की महिमा जताते हैं। ये घूम जाने वाले स्तंभ, नीचे धंसने वाले धरातल, बीच से विभक्त हो जाने वाले प्राचीर तो बड़े आश्चर्यजनक हैं। तुम जिन भावकों को प्रांगण समझे हुए हैं, वे गुप्त भवनों की छतें भी हो सकती हैं। इस तरीके से दोनों बातचीत करते हैं। इसी बीच में एक ऐसा घटनाक्रम घटता है कि पहला सेनापति दूसरे सेनापति से कहता है, क्यों आप अचानक ऐसे क्यों चौंके? तो सेनापति दूसरा जो जवाब देता है, मैंने किसी की सांस का शब्द सुना, अर्थात उन दोनों के अलावा भी वहाँ कोई अन्य है। ऐसे में उनकी बुद्धिमत्ता को देखिए कि दूसरा सेनापति कहता है सांस लंबी थी या गहरी थी, सांस गर्म थी या ठंडी थी, सांस नर की थी या नारी की थी। ऐसे में दोनों वार्तालाप करते हैं और जिसने इस चीज़ को महसूस किया वो बताता है कि सांस ठंडी है, सांस नारी की है। इतने में महाराज चंद्र विजय का आगमन होता है, जिसकी सूचना सैनिक के द्वारा प्राप्त होती है। और चंद्र विजय भी कहते हैं मैं आप दोनों सेनापतियों की खोज कर रहा हूँ। सेनापति कहते हैं महाराज हम आपके लिए उपयुक्त कक्ष का चयन कर रहे थे और यह कक्ष आपके लिए उपयुक्त है, आप यहाँ पर विश्राम करें। जो विश्राम गृह था वह वाद्य यंत्रों से परिपूर्ण था, सुसज्जित था, सजा हुआ था, शयन कक्ष भी और शयन सैया भी बिछी हुई थी। उसको देखकर चंद्र विजय भी बड़ा प्रसन्न हुआ कि तुमने यहाँ पर मेरे लिए अच्छी व्यवस्था की है। लेकिन फिर आपसी संदेहात्मक बातें होती है कि ये कैसा विचित्र विधान, दास दासियों ने ये सैया न जाने किसके लिए बिछाई, विश्राम करने यहाँ कौन आया? इस तरीके से बातचीत चलती है। दूसरा सेनापति चंद्र विजय के कवच और कुंडलों को खोलने लगता है। दूसरा सेनापति और प्रथम सेनापति ये बात करते हैं कि हमें शत्रु का पूरा ध्यान रखना है, कहीं हमारे साथ धोखा न हो जाए। तो चंद्र विजय कहते हैं धोखा तो हमारी इंद्रियां भी हमारे साथ कर सकती है। इस तरीके से चंद्र विजय उन्हें आश्वस्त करते हैं अब किसी प्रकार का कोई संशय न करो, जो नहीं है उसका आयोजन होना चाहिए। अर्थात मेरे लिए अगर वाद्य यंत्रों की व्यवस्था या गीत संगीत की व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छी बात है।
सेनापति इसके लिए तैयार होते हैं और चंद्रविजय भी सोचता है कि दिन भर की इस विश्रांति से संगीत के सम्मोह की श्रांति प्राप्त हो जाए तो ठीक ही है। दीपक में सब कुछ है, केवल ज्वाला अपेक्षित है, हम अभी उसे भेजते हैं, आप बेटक सोइए। इस तरीके से उनके सोने का प्रबंध कर दिया जाता है और चंद्रविजय भी ऐसी ही बात कर चला लेट जाता है। दोनों सेनापति सैनिकों सहित वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। सुरक्षा का पूर्ण इंतजाम किया जाता है। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।